पूरे हफ्ते दबाव देखने के बाद आज हफ्ते के आखिरी दिन भी दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और कुछ अहम लेवल्स के आसपास बंद होते बाजार। आज है वीकली क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग होगी बेहद अहम, तो ऐसे में करते हैं आज के सेशन की तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पूरा हफ्ता जैसा अनिल जी ने कहा थोड़ा आपके लिए कमजोरी वाला रहा है। क्या आज वीकेंड पर मूड सुधरेगा या फिर और बिगड़ेगा, इस पर है बड़ा सवाल। आईपीओ मार्केट में भी ढेरों एक्शन है, स्टॉक्स पर भी करना है फोकस। पहले तो बताएं आज सुबह के ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? ट्रिगर्स दीप, आज के सेशन में वैसे देखा जाए तो कमजोरी कहीं है। अमेरिका में अच्छी खासी कमजोरी होती हुई दिखी है, उम्मीद से कहीं ज्यादा अमेरिकी बाजार लुढ़कते हुए आपको नजर आए हैं। 1.5 से 2.5 महीनों की निचले स्तरों पर डाउ और नैस्डैक आपको नजर आएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको दिखेगी। एवरग्रांड ये एक बड़ी कंपनी है चाइना की, जिसने न्यूयॉर्क में अपने दिवालिया होने की अर्जी लगाई है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। कॉनकॉर्ड बायोटेक ये है एक नया खिलाड़ी जो बाजार में आज अपनी लिस्टिंग के लिए होता हुआ तैयार, जहां पर हमने लिस्टिंग गेंस और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की राय भी दी थी। और दूसरी तरफ एक आईपीओ खुल भी रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत तेज गिरावट होती दिख रही है। बिटकॉइन 10% टूटा है, 26,000 27,000 डॉलर की रेंज में बिटकॉइन अब आपको आता हुआ दिखेगा। तो जो कमजोरी का माहौल है सिर्फ इक्विटी में नहीं है, लगभग सब जगह आपको देखने को मिल रहा है और इससे क्रिप्टो करेंसी भी छूटी नहीं है। इसके एक बड़े समर्थक याद होंगे आपको, इलॉन मस्क। हाँ, टेस्ला वाले भाई साहब। उन्होंने उन्होंने खरीदे थे बहुत, और बीच में कह भी रहे थे हम एक्सेप्ट भी करेंगे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी वैल्यू मार्कडाउन करी है और बाजार में अपनी क्रिप्टो करेंसी बेची भी है। और उस समय कहते थे कि मैं कभी नहीं बेचूंगा, मैं तो बल्कि चाहता हूं कि ये सक्सीड करे। जिसका काम उसी को साधे। अच्छी खासी गाड़ियां बनाते हैं, है ना, स्पेस शटल्स बनाते हैं। ट्विटर भी अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक ही चला रहे हैं। जैसे मतलब कितना भी खराब चलाए एकदम से तो बंद नहीं होगा। चल रहा है क्योंकि लोगों की भी आते बड़े। तो लेकिन क्या है, ये वही वाली बात है ना, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, आसान पैसा बनाने का, ट्रेडिंग करके आसान पैसा बनाना सबसे मुश्किल काम है। और वो भी उसके बाद बिटकॉइन हो तो फिर कहना ही क्या। एग्जैक्टली है ना। मतलब स्टॉक मार्केट फिर भी ठीक हो, इससे बढ़िया मतलब मेरे को सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस आदमी को इतने बढ़िया बिजनेस करने आते हैं, बनाने आते हैं, उसको दूसरे स्टॉक इसमें ट्रेडिंग क्यों करें। क्योंकि वो तो खुद की कंपनी, उन्होंने ये वैल्यू बनाई है, इतने बढ़िया बिजनेस बनाए हैं, अपने पे ज़्यादा भरोसा रखे दूसरे के बजाय। दुनिया को उन पे भरोसा है। एब्सोल्युटली। 2 साल पहले जब ये बड़ा मुद्दा बना था, आपने भी पब्लिकली बहुत वेहमेंटली कहा था कि दूर रहिए, इसमें पैसा नहीं लगानी है। मुझे अच्छे से याद है, उस समय 49,000 का बिटकॉइन का भाव होता था। तब पहली बार हमारे यहाँ इसकी लीगल सैंक्टिटी पर बातचीत हुई थी और मैं जी न्यूज़ पर डीएनए वाला शो कर रहा था। और बहुत ट्रोलिंग भी हुई तब लोग हुई थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादातर बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले मेरे से आधी उम्र के हैं जी, मेरे बच्चों से भी छोटे हैं। और वो ये, अरे अंकल आपको क्या पता है, क्या पता। ये बात हुई थी। ठीक है भाई, नहीं पता नहीं हो सकता। और नेचुरली जितना वो जानते उतना मैं नहीं जानता, मैं तो एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी एसेट क्लास इस तरह से बढ़ती है, इस तरह से घटती है, इस तरह से वोलेटाइल होती है, वो करेंसी तो नहीं है। एब्सोल्यूट राइट। और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते, मैं तो कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी दीप जितनी बार बोलते हैं मैं यही कहता हूँ, आप करो, किसी भी चीज़ के लिए मना ही नहीं है। अगर कोई चीज़ लीगल है आपको करनी चाहिए, किसी ऐसा बनता है आपको करनी चाहिए। आपको लगता है कि रिस्की है तो उतना ही पैसा आप डालें जितना आप नुकसान करने के लिए मेंटली तैयार हैं, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में हर चीज़ दूसरों की सुन के करना जरूरी भी नहीं है। खुद का एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है ना। सही बात। हाँ, जो मैं आपको कितना ही बोलूं कि गाड़ी धीमे चलाओ ध्यान से चलाओ, लेकिन नसीहत आपकी गाड़ी ठोक के मिलेगी ना, वो मेरे बोलने से नहीं मिलेगी। वो मेरे बोलने से मिलेगी जब ठुकेगी ना। और मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं भी पहले बहुत फास्ट चलाता था। अच्छा। मुझसे स्लो चलती थी, एक बार छोटा मोटा हुआ ना, अपने आप अकल आ गई। हाँ, वो हम भी सीखे हैं तो दूसरे भी सीख रहे हैं। एनीवे, विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। कि भाई किसी का नुकसान हो उससे हमारा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि किसी भी एसेट क्लास में आप जब पैसा डालें तो अपने रिस्क को ध्यान में रख के डालें। ये अच्छा सोचे लेकिन बुरे के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। बट यूएस में उल्टा हो रहा है, अच्छे पर भी खराब रिएक्शन आ रहा है, बुरे पर तो बहुत खराब रिएक्शन आ रहा है। चलिए, बाकी 3-4 दिन रोज कुछ ना कुछ खबर का रिएक्शन था। कल शाम तो कोई भी खराब खबर नहीं आई, बल्कि वॉलमार्ट के नंबर गाइडेंस उन्होंने बढ़ाई है अपनी, जॉबलेस क्लेम्स इनके कल गिर कर आए, कोई भी ऐसी कल नेगेटिव खबर नहीं थी। तो फिर क्यों डेज लो पर डाउ बंद हुआ? वक्त की बात थी।
ये मतलब वो अगर वो दार्शनिक इस तरीके से कहते हो सब मोह माया है, क्या रखा है इसमें। कभी हर खराब खबर पे बढ़ता है, हाँ, ये भी कभी हर अच्छी खबर पे घटता है। ये मार्केट है जी। मतलब इसको जानने पहचानने समझने की एक जरूरत से ज्यादा कोशिश करनी नहीं चाहिए। राइट। बजाय ये कि वो क्या कह रहा है सुन लो ध्यान से, राइट। और उस पर उसके हिसाब से आप एक्ट कर लो। तो ये मार्केट का कई बार ट्रेंड होता है। तेजी के मार्केट में आपको मतलब ऐसी खबरें आएंगी जिनसे आपको लगता है कि गिरना चाहिए, राइट। कि ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, नौकरियां जा रही है और तेजी का मार्केट, हाँ वेरी गुड, ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, सही बात है। मंदी का मार्केट है। सो हर इकोनॉमी के हर एक डेटा की दोनों तरह से इंटरप्रिटेशन होती है। उसको आप अच्छा सोचोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, खराब सोचोगे तो खराब दिखेगा। जैसे कि नौकरियां नहीं हो रही है अमेरिका में, तो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो नौकरियां नहीं हो तो इकोनॉमी धीमी पड़ेगी, तो इकोनॉमी, लेकिन सामने आपको पता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। सो हर एक डेटा के इकोनॉमी में दो विश्लेषण होता है। वो कहते हैं ना कि जहाँ 5 इकोनॉमिस्ट एक साथ हो, 7 ओपिनियन, वहाँ 7 ओपिनियन आती है। तो हर एक की वो हो सकते हैं। अभी सिंपल सी चीज़ है कि मूड माहौल बिगड़ा हुआ है अमेरिका का, प्रॉफिट बुकिंग है किसी भी वजह से हो, कोई भी हो, और ऐसे में कोई भी अच्छी खबर को बाजार इग्नोर कर रहा है और बुरी खबर पर तुरंत एक्शन दे रहे हैं। अब वैसे कल देखा जाए तो और एक्स्ट्रा बुरी खबरें कल कुछ नहीं है ये, जिसकी वजह से कि अमेरिका आपको 290 पॉइंट गिरता हुआ नजर आए। एक्स्ट्रा बुरी खबरें नहीं, जो जितनी पहले चल एक्स्ट्रा बुरी खबर नहीं, वही आपके डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास ही है। करेक्ट सर। वही आपके बॉन्ड 4.25% से थोड़ा सा ऊपर के आसपास है। तो उतने के उतने ही है दीप, कुछ खास बदला नहीं है, राइट। लेकिन ये कि मूड माहौल थोड़ा सा ढीला है, लोगों को इक्विटी से या फिर रिस्की एसेट क्लास से थोड़ा सा पैसा निकालना है। ये एक ट्रेंड जरूर है कि रिस्की एसेट क्लास में क्या है, डेट तो कम होता है, हाँ ठीक है, करेंसीज कम होती है जी। सबसे ज्यादा आपकी रिस्की एसेट क्लास इक्विटी है, और ये सबसे ज्यादा तब तक थी जब तक कि बिटकॉइन नहीं आया, हाँ। क्रिप्टो नहीं आया। करेक्ट सर। अब उससे ज्यादा क्रिप्टो हो गई तो कल आप देख लीजिए क्रिप्टो भी घट गया। हाँ। तो जितनी रिस्की एसेट क्लास है वहां पर थोड़ी सी सेलिंग, अनवाइंडिंग, प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, जो नाम आप देना चाहें दे दीजिए, वो ग्लोबली होता हुआ दिख रहा है। तो रिस्क से कम रिस्क, राइट, ये टेंडेंसी है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स की, स्पेशली अमेरिका की। सोना भी गिरा है ना। तो मतलब ये कि आपको थोड़ा सा जहां भी रिस्क दिखती है वहां पे आपको पोजीशन हल्की करनी। ये ट्रेंड अमेरिका के मार्केट दिया। 9 दिन से सोना गिर रहा है, 9 दिन से गिर रहा है सर, लगातार 9 दिन हो गए, कम नहीं होते 9 दिन सोना गिरना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के संकेत ढीले डाले हैं, उसको देखते हुए थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। अब देखते हैं, हर रोज डाउ फ्यूचर दिखाते तो हरे रंग की तस्वीर, शाम को पस्त हो जाते हैं जी। लेट्स सी टुनाइट देखना पड़ेगा। बाकी मामला इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। हम रुकने की कोशिश भी करें तो ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, ग्लोबल सपोर्ट। और अब आखिरी चीज जो बची थी वो और नहीं आ गई, ये चाइना को लेकर कल नेहा बताई रही थी, हाँ, कि चाइना के हाल बड़े खराब है। प्रॉपर्टी मार्केट में तो उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी कंपनी है, उन्होंने दिवालिया घोषित होने के लिए न्यूयॉर्क में जाके अर्जी लगा दी जी। तो सोचो अब इसके असर तो होंगे ना, बड़ी कंपनी है। और सवाल ये नहीं है कि चाइना की एक कंपनी डूब रही है, ये बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया में या अमेरिका में या देश की सबसे बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी वो जाके बोले कि हम दिवालिया हो रहे हैं, तो उस सेक्टर का क्या हाल होगा, उस इकोनॉमी का क्या हाल होगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, दिवालिया क्यों रहे, या तो कंपनी की गलती है कि ओवर लीवरेज कर लिया, जरूरत से ज्यादा एक्सपांशन कर लिया, है ना, दिमाग नहीं लगाए। दूसरा ये, अगर वो किया होगा तो क्यों किया होगा, कुछ सोच के किया होगा कि मैं इतना एक्सपांशन क्यों कर रहा हूँ कि लोग आएंगे, खरीदेंगे, इकोनॉमी मजबूत है। करेक्ट सर। नहीं तो कोई नहीं करेगा ना, ऐसे ही मस्ती में तो नहीं करेगा ना, कुछ सोच के ही करेगा। सो अगर सोचो जिस एजम्पशन पे उन्होंने एक्सपांशन किया, कर्ज ले लिया, वो तो हो ही नहीं रहा, लोग खरीद नहीं रहे, माल बिक नहीं रहा, पैसा चुकाने के लिए पैसे आ नहीं रहे, तो दिवालिया आप हो रहे हो। तो ये सिर्फ खाली एक कंपनी का दिवालिया होना नहीं है, ये इसको रिलेट करके आप देखिए चीन से, कि चीन का हाल कितना ढीला है। एग्जैक्टली। अगर उनकी इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो रही तो ये इस हिसाब से डर ज्यादा है। अब पहले से वो हमारे अमेरिका के मार्केट ढीले तो ही है, उसके ऊपर से और खराब खबर डाल दो आप, ये तो मतलब आपको ग्लोबल रिकवरी के हिसाब से फिर चिंता, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें पॉजिटिव साइड देखो तो ये कि अगर चाइना के हाल खराब है तो फिर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लाने में थोड़ा मिलेगा। लेकिन इस वक्त क्या है, मार्केट का मूड ऐसा है कि अच्छी खबर पर को अच्छा नहीं देखना, खराब ही देखना है। करेक्ट सर। अभी चिंता वो नहीं है, अभी मूड ढीला है तो हर खबर खराब दिखती है, और वही हाल अमेरिका का। सो आई थिंक ये आग में घी डालने का काम कल एवरग्रांड ने किया। तो एक तो अमेरिका खराब, ऊपर से चाइना भी आ गया, थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे लिए टफ टाइम,
टफ टाइम ना, हमारे लिए थोड़ा समझाइए, क्योंकि वैसे अगर आप देखें जिस तरह से इस हफ्ते यूएस गिरा है, कंपैरेटिवली हमारे बाजार उतने खराब नहीं हुए। कल थोड़ा निफ्टी में अपने 100 पॉइंट गिरावट देखी, उससे पहले 2 दिन निफ्टी हल्का पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। कल बैंक निफ्टी सिर्फ आपका 50 अंक नीचे हुआ, तो हमारा रिएक्शन उतना खराब नहीं रहा है। करेक्ट। बट ये जो कल की क्लोजिंग आई है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे, अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग थी अब तक की, और दूसरा इन लाइट ऑफ ऑल दीज ग्लोबल सिचुएशंस हमारा क्या होगा? तो हम क्यों गिर रहे हैं जी, अगर हम उसका कारण देखेंगे दीप, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कम क्यों गिर रहे हैं। राइट। तो हमारे गिरने की 2 वजह है। पहली तो इम्पोर्टेड, हाँ, जो अमेरिका ढीला हो रहा है तो हम भी हो रहे हैं, वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ने का डर है, ब्याज दरें थोड़े बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो हमें भी कमजोर होना है। ठीक है, डन, वी नो इट कि भाई आपके हिसाब से हमको भी थोड़ा तो चलना है, पूरा ना चले थोड़ा चलेंगे, तो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा कम हो रहे हैं, ये अमेरिका से। दूसरी प्रॉब्लम हमारी अपनी है, वो भी पार्टली इंपोर्टेड, एफआईज बाहर से आए हुए। ठीक है, अब इनका मूड थोड़ा सा ऐसा कि हमें बेचना है। अब क्यों बेचना है इन्हें? इनके बेचने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो इन्हें अमेरिका ढीला लग रहा है या ग्लोबल ढीला लग रहा है, तो नेचुरली मेरा मदर मार्केट अगर मुझे खराब लग रहा है तो मैं दूसरा भी बेचूंगा। एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, लाइफ हाई पे मार्केट है, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक ना करूं? करेक्ट, बात तो सही है। अगर मैं एफआई हूं और मुझे अगर ये दिख रहा है 5% फॉर एग्जांपल करेंसी कमजोर हो जाए, 19,520,000 की लाइफ हाई पे निफ्टी है जी, करेक्ट, और मेरा मार्केट ढीला हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना करूं? करोगे आप प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग में फर्क है, ये प्रॉफिट बुकिंग। तीसरा ये कि नो डाउट इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास में रिजल्ट सब कुछ आ जाने के बाद अब कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मैं आज और पैसा लगाऊं। एग्जैक्टली। अब व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में या तो कोई ऐसा अच्छी खबर हमारे इकोनॉमी से है या ग्लोबल मार्केट सुधर जाए, तो वो दोनों चीजें, उसके ऊपर आपको ग्लोबल चिंताएं ब्याज दरें बढ़ने की फिर से हो रही है। सो आई थिंक एफआईज की तरफ से जो बिकवाली है, इसे बिकवाली के बजाय प्रॉफिट बुकिंग बोलना सही है, और उनके एंगल से आप सोचोगे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा ना आदमी, और यहां नहीं करेगा तो कहां करेगा? तो उस हिसाब से ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये हमारे बाजारों पर दबाव डाल। बाकी ऐसा नहीं कि हमारी कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब है, रिजल्ट बहुत खराब है, जिनके रिजल्ट खराब आए उनके पनिशमेंट तो हो ही गए। इनहेरेंटली हमारी प्रॉब्लम कम है, लेकिन एक्चुअली जब 20,000 की निफ्टी पे लेके भी तो एफआईज गए थे, कौन सा आपने हमने एक लोकल फंड ने खरीदा, वही लेके गए, तो वही थोड़ा बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, तो ठीक आ रहा है। तो ये वजह है जो घट रहे हैं। अब इन वजह में ज्यादातर वजह ऐसी नहीं जो इंडियन मार्केट से रिलेटेड है, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है और ग्लोबल कमजोरी, इसलिए हम अमेरिका के मुकाबले में कम घट रहे हैं और कम ही घटेंगे। अच्छा, कम ही घटेंगे, ये पक्का रही है। राइट, हाँ, 100% कम ही घटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना अमेरिका कमजोर होगा उतना हम होंगे नहीं, और ग्लोबल रिकवरी आते ही हम वापस से फास्ट रिकवर भी होंगे। राइट सर, हमारी रिकवरी के लिए 2 चीज चाहिए जी, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कहना ही क्या, 2 में से एक भी हो तो गिरना रुक जाएंगे। पहला, या तो ग्लोबल ठीक हो जाए, घटना रुक जाए, बढ़ना शुरू, या एफआईज की सेलिंग रुक जाए, बाइंग आ जाए तो बहुत बढ़िया। इन दोनों में से कोई भी चीज, और अगर दोनों कॉम्बिनेशन हुआ तो दीप मैं आपको बता रहा हूं बढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, दोनों एक साथ हो गई ना, कि एफआईज ने बेचना बंद किया, लेना शुरू, ग्लोबल घटना बंद हुआ, बढ़ना शुरू, आप इतना तेजी से बढ़ेंगे, आप लोग अरे घटने में इतने दिन लगाए, बढ़ने में बहुत कम, ये सरप्राइज हो सकता है, तब लिफ्ट लेके ऊपर जाएंगे। हाँ, एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए इस करेक्शन में, क्योंकि आप आज वीकली क्लोजिंग भी देखेंगे, घट भी गए, जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था निफ्टी पे, वो था 18,800 19,000 की रेंज। ठीक है, पुराना हाई, वहां पे हमने बहुत टाइम पास किया। यस सर, 20 महीने किया था, करेक्ट, 18,887, बिल्कुल, है ना। ये आखिरी आपके लिए और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मंदी का बाजार तब शुरू होगा जब आप 18,800 के नीचे बंद होंगे, समझ गया। तब तक ये रनिंग करेक्शन है, 20,000 से 19,000, 5% का करेक्शन जो जनरली होता है वो उतना है। सो आई थिंक मेंटली आप ये प्रिपेयर है, 18,800 19,000 इसके नीचे नहीं जाएगा। गॉट इट। अब ग्लोबली कुछ त्राहिमाम हो जाए तब तो अलग बात है कि बिल्कुल ही सब ऐसा उलट पुलट हो जाए, वो तो अपने को नहीं पता, आज तो नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी तो वो बहुत रॉक बॉटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से आपने बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है अगर वो होल्ड करेगा तो इवेंचुअली आप वापस लाइफ हाई भी बनाएंगे, और हो सकता है 21,000 की तरफ भी इवेंचुअली आप बढ़ें इस साल में, बाद में, इसके बाद। तो अगर आप 18,800 19,000 तोड़ते हैं, 18,800 मान लीजिए राउंड फिगर में फॉर सेफर साइड, तो
वो बहुत वो उस हिसाब से मुझे लगता है उससे ज़्यादा करेक्शन है ही नहीं। समझ गया सर। उससे ज़्यादा हो सकता है 19,000 भी ना तोड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। Right. सो हम कम गिर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो हम बढ़ जाएं। हम बढ़ जाएंगे। और सोचे कल 15,000 करोड़ की आपकी ब्लॉक डील्स थी, ये ब्लॉक डील्स अगर ब्लॉक में नहीं जाके किसी ने तो 15,000 करोड़ खरीदा है ना, खरीदा है सर, बिल्कुल खरीदा है। अगर वो 15,000 करोड़ स्क्रीन पे आए तो सही बात है। किसी 2 पावर स्टॉक में खरीदारी होती है। मैं बोलता हूँ अगर वो 15,000 करोड़ की खरीदारी 2 पावर स्टॉक में नहीं होके पावर स्टॉक की बास्केट में हो तो सही बात है ना। सो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा कहीं और जा रहा है, बात उतनी है। प्रोमोटर्स के पास जा रहा है, ब्लॉक्स में जा रहा है, करेक्ट है ना। बट हो रहा है, हो तो रही है, डिमांड है। हाँ डिमांड तो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन है, हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन है, हो जाएगा ठीक। गॉट इट सर। और आईपीओ मार्केट भी बहुत एक्टिव है हमारा, जबरदस्त एक लिस्टिंग भी है और बताएंगे आपको थोड़ी देर कॉनकॉर्ड जहाँ हमने लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। 35 गुना इशू भरा था, बढ़िया रिस्पॉन्स आया था और आज पिरामिड भी खुल रहा है। पिरामिड भी खुल रहा है, बिल्कुल। तो चलिए आईपीओ पर भी बात करेंगे। उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी के लिए और कुछ खास बातें हैं? स्ट्रेटेजी में देखिए पहली चीज तो सिंपल है कि ऊपर में दबाव तो रहेगा, कल भी था, आज भी, कल भी पहली लाइन यही थी, आज भी यही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दोनों ही फैक्टर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कमजोर है। ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज की सेलिंग। अच्छी बात आज के सेशन में यही है कि कल की वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार आज थोड़े से हल्के हैं, पोजिशंस काफी कम है। सो आज है ना वो लॉन्ग ट्रेडर्स बेचने का रिस्क, दबाव वो कम है, ये एक पॉजिटिव। दूसरा, कल वाला ट्रेंड आज भी कंटिन्यू कर सकता है। दिग्गज शेयर थोड़े दबाव में रहेंगे, राइट, लेकिन छोटे मजोले कल भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है। उसका वजह साफ है, आप हमारे डेटा देख लीजिए। लार्ज कैप फंड्स में से पैसा निकल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार आ रहा है। अब यहाँ पैसा आएगा तो यही खरीदारी होगी, ठीक है। लार्ज कैप में भी आज के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि रिलायंस पे नजर रखिए। कल रिलायंस करीबन 1.5% 1.25% कमजोर हुआ था, लेकिन रिलायंस 28 अगस्त को एजीएम है। और आमतौर पर एजीएम के पहले रिलायंस बहुत कमजोर होता नहीं है। सो कहीं भी आपको रिवर्सल का संकेत देखना है, निफ्टी में रिलायंस लीड करेगा, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक लीड करेगा। इन दोनों से अगर रिवर्सल आता दिखा है तो ही आप समझिए कि बाजार के घूमने का टाइम हो गया। चाहे तो इंडेक्स पहले रिवर्स हो, चाहे ये दोनों स्टॉक पहले रिवर्स हो, या तो निफ्टी पहले रिवर्स हो रिलायंस बाद में हो, उसके चांस कम है, रिलायंस पहले होना चाहिए। बैंक निफ्टी पहले रिवर्स हो, एचडीएफसी बैंक बाद में हो, इसके चांस कम है, एचडीएफसी बैंक पहले रिवर्स होना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक जो है ये दोनों लिंक्ड है, इंडेक्स को डायरेक्ट करेंगे। सो आज आपको इन दोनों स्टॉक पे नजर रखनी है। गॉट इट सर, सिंपल, आज कल और मंडे 2 दिन ये समझ, ठीक है। निफ्टी 19,300 और बैंक निफ्टी 43,600। आज इन 2 लेवल के नीचे अगर बंद होते हैं दोनों इंडेक्स तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, अदरवाइज ठीक है, जितने कमजोर है उतने ही है, फ्रेश कमजोर नहीं है। फ्रेश कमजोरी इन 2 लेवल के नीचे बंद होने पर वीकली क्लोजिंग है, सो आपको इसके नीचे बंद नहीं होना है, ये ध्यान में रखें। लेकिन कमजोरी खत्म होने का या कमजोरी रुकने का पहला संकेत कहाँ आएगा, आज मैंने वो भी लिखी है, क्योंकि अब धीरे धीरे देखो कमजोरी की तरफ तो हो रही है, तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि कहाँ से आप ठीक होंगे। तो अगर निफ्टी 19,550 के ऊपर बंद होता है और बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर बंद होता है तो आप मान के चले कि हाँ अब कमजोरी जितनी होनी थी होगी, अब थोड़ा सा रुकेंगे। और बैंक निफ्टी पे मैंने वो लेवल बहुत नज़दीक का दिया है, क्योंकि मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब करेक्शन की शुरुआत, कमजोरी की शुरुआत बैंक निफ्टी ने पहले की है तो रिकवरी की शुरुआत भी वहां से आनी चाहिए। कल लगातार 6ठा दिन था दीप जब बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है, तो इसलिए रिकवरी के, भले ही निफ्टी मजबूत ज़्यादा है लेकिन रिकवरी के लिए भी आपको बैंक निफ्टी से ही संकेत देना होगा। कल पहली बार बैंक निफ्टी ने कमजोर होने के बावजूद आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, निफ्टी से कम कमजोर हुआ है। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही, लेट्स सी। ओके सर, चलिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं? कल जैसे ही थोड़े न्यूट्रल, थोड़े नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव तो एक भी नहीं है। नेगेटिव कितने रखे हैं? 2 ग्लोबल एफआईज, न्यूट्रल डीआईज, एफएनओ और ट्रेंड। सेंटिमेंट कॉशियस से हल्का नेगेटिव है। ठीक है सर। 19,265 19,325 पहला सपोर्ट जोन है, इस रेंज में खुलेंगे, फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। गिरे तो 19,200 235 अगला स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके निकल कर आता है। 19,200 के नीचे एक ही रिस्क है दीप, और वो ये है कि सीधा 19,000 के पहले ढंग ढंग का लेवल बीच में है ही नहीं। 200 पॉइंट का बीच में गैप है जी, तो वो कहीं भी आपको 19,025 तक ले जा सकता है अगर 19,200 के नीचे आप खराब होते हैं तो। ऊपर 19,365 19,425 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 19,465 19,550 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आज के लिए आपके लिए।
बैंक निफ्टी 43,600 43,750 पहला सपोर्ट जोन है, इसी रेंज में खुलेंगे, देखेंगे कि 43,600 को होल्ड कर पाते हैं नहीं, वैसे चांस से करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नीचे गए तो 43,350 से 43,500 की वो रेंज है जहां पर आपको अच्छा मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के आसार बनेंगे। ऊपर की तरफ 43,950 44,075 ये पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 44,200 44,400 भरपूर सप्लाई मिलेगी आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। गॉट इट, ठीक है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की कोई बदली नहीं है, पुट कॉल रेशियो हल्का सा नीचे आया है, वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पे पुट कॉल रेशियो भी नीचे आया है और पोजीशंस भी हल्की हुई है, तो बाजार आज कम से कम एक अच्छी बात है कि हल्के हैं, लॉन्ग साइड पर पोजीशन ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? 19,200 इंट्राडे के लिए, चाहे तो आप 250 लगा लें, नहीं तो 200 लगा लें, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। क्लोजिंग 19,300 है, ओके, इसमें क्लोजिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही है, 43,600 यही रखना है आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। शॉर्ट साइड पे 19,550 छोटा स्टॉप लॉस कर दिया, वीकली क्लोजिंग है ना, अगर वीकली क्लोजिंग 550, कल 650 था, हालांकि 550 भी कोई नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी 19,550 आपके लिए जहां से आपको कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,225, वैसे 44,600 होता है, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में आज जानबूझ के दीप है ना ऊपर के स्टॉप लॉस छोटे दिए, क्योंकि मैं जब बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर रिकवरी को लीड बैंक निफ्टी करेगा तो पहले अगर जहां बैंक निफ्टी में रिकवरी के घूमने के संकेत आए तो फिर आपको शॉर्ट में ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आज बैंक निफ्टी में मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया है। नहीं तो मैं 44,600 देता था, कल 44,600 था, आज 44,225 पर्पजली लाया, इसलिए नहीं कि 100 पॉइंट नीचे घटा है, 100 पॉइंट नीचे घटने में मुझे कोई ऐसा स्टॉप लॉस नीचे करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती 50 पॉइंट में, लेकिन इस वजह से आज स्टॉप लॉस आपका 44,225 यही रखना, 3 दिनों का हाई यही है, क्लोजिंग भी और इंट्राडे भी इसी पे रखना आप, ठीक है। ओके, नई पोजीशंस निफ्टी बेचना है और बेचने के लिए अच्छी रेंज है 19,435 19,500 की रेंज में मिले जरूर आप बिकवाली करें, और स्टॉप लॉस आपको 19,550 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 19,365 325 दो छोटे टारगेट हैं, 19,300 19,265 दो मीडियम टारगेट, 19,235 और 200 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर खरीदें, और खरीदने के लिए अच्छी रेंज जो है 19,200 से 19,265 की रेंज में 2-3 टुकड़ों में खरीदिए, 265 पे मूड बनाइए, थोड़ा अच्छा लगे तो नीचे में और 235 पे और फिर 200 पे ऐड कर लीजिए। 19 से 150 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस छोटा ही रखा है, लंबा नहीं है, मुझे 19,000 का नहीं देना, जबकि निकल के वही आता है, लेकिन मुझे देना नहीं उतना दूर का, मुझे छोटा ही देना है। 19,325 365 दो छोटे टारगेट है, 425 465 दो मीडियम टारगेट, ज्यादा बड़े टारगेट भी नहीं दी, इतना आ जाए तो बहुत है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय है, और वो बेचने की राय 44,000 44,200 में है, एकदम एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही बेचिए, और स्टॉप लॉस आपका होगा 44,425 का, 400 से थोड़ा सा ऊपर। टारगेट जो बनेंगे 43,950 43,900 दो छोटे टारगेट है, 43,775 और 43,600 दो मीडियम टारगेट, 43,525 43,400 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। अब आइए जो खरीदना चाहते हैं, 43,600 के आसपास खरीदारी का बढ़िया मौका बनता है, तो मैं आपको रेंज दूंगा 43,600 525 450 2-3 टुकड़ों में खरीद सकते हैं मूड माहौल को देखकर, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 43,275 का। लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस थोड़े से डीप है और वही रखना है आपको, इसी के हिसाब से रखिए, क्योंकि 43,600 44,000 क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आसानी से नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 43,275 का लगाना है। टारगेट जो बनेंगे दीप 43,750 875 दो छोटे टारगेट, 43,950 44,000 दो मीडियम टारगेट, 44,075 44,200 दो बड़े टारगेट। एक डेटा और यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो बताना चाहता हूँ, 32 ट्रेडिंग सेशन हो गए 19,300 के ऊपर हमें बंद होते हुए, इसलिए आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वही है कि 19,300 के ऊपर बंद हो। 43,600 के ऊपर बंद होते थे बैंक निफ्टी को 66 ट्रेडिंग सेशन हो गए जी, 66 ट्रेडिंग सेशन, बहुत बड़ा टाइम होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो लेवल आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। कुछ डेटा भी आपको मैं बता दूं, वैसे बैन लिस्ट रोज बदलाव हो रहे हैं सर। 10 स्टॉक्स बैन में हैं। कल पंजाब नेशनल बैंक की फ्रेश एंट्री हुई है, बट उसके सामने मनप्पुरम फाइनेंस और बलरामपुर चीनी ये दोनों बैन से बाहर निकल कर आए। तो 11 स्टॉक्स बैन में 3 साल की ऊंचाई पर थे, अब आपके लिए आज 10 स्टॉक्स बैन में है। पंजाब नेशनल बैंक फ्रेश एंट्री, हिंद कॉपर सेल, जीएनएफसी ग्रैन्यूल, जी, इंडिया बुल्स, चंबल, डेल्टा और इंडिया भी आपको बैन में ही दिखेंगे। अच्छा सर, थोड़ा फंड्स की बात करते हैं। कल कैश में उतना नहीं बेचा एफआईआई ने, बट स्टॉक फ्यूचर्स में जमकर बिकवाली करी है सर, दबा के।
कैश में भी कम नहीं है, कैश में 1500 कम करोड़ है हाँ, कंपैरेटिवली, जितना गिरे उस हिसाब से तो हाँ, और 3550 करोड़ बड़ा है। तो एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली बड़ी हो रही है लार्ज कैप्स में। लार्ज कैप्स में क्या है, पैसा नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है, लार्ज कैप्स में लोकल फंड्स के पास पैसा नहीं आ रहा, जो पैसा आ रहा है मिड कैप्स में आ रहा है। ठीक है, अब मिड कैप में आ रहा है, उसको लार्ज कैप में लगाओ कैसे? समझो आपके लिए डाइवर्सिफाइड फंड है या फंड है, उसमें जो भी आ रहा है आपने सारा लार्ज कैप में डाल दिया, चलो कि भाई ये सेफ है, सस्ते हैं। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम पे पैसा आ रहा है उसको आप दूसरे में कैसे डाल सकते? डाल ही नहीं सकते। तो लोकल फंड्स की तो मजबूरी है करेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप खरीदना। एफआईज के पास क्या है? लार्ज कैप्स। उनके पास मिड कैप स्मॉल कैप होते ही कहाँ है? कम होते हैं। इसीलिए प्रेशर लार्ज कैप्स पे ज़्यादा है और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली आपको ज़्यादा दिख रही है बजाय इंडेक्स के। तो 3500 और 1500 के ना 5000 करोड़ की बिकवाली है भाई साहब, कितना झेलेंगे? 300 करोड़ की लोकल फंड्स की भी थोड़ी बिकवाली, छोटा है लेकिन ठीक है। बाकी एफएनओ के डेटा वर्थ तो नई वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कम। मैंने कल ही 35 लाख का आई वॉन्ट डिस्कस 10% क्या बात करेंगे। अंडरस्टूड सर। चलिए आज नया डेटा ऐसा नहीं छोटा नहीं, बट ये डेटा ऐसे जो प्राइस इंपैक्टिंग डेटा नहीं करेंगे, ये न सपोर्ट का काम करेंगे न रुकावट का काम करेंगे। इनसे कुछ होना नहीं थी। मतलब वो आप बोलोगे इतनी तेज बाढ़ आ रही है और आप बोलोगे मैं थोड़ा सा 2 बोरी वहाँ पर रेत की रख दूँ तो ये पानी रुक जाएगा, वैसा होता नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए क्या है, इतने छोटे कोई फर्क पड़ना नहीं है। गॉट इट। ओके चलिए, ये है आपके लिए एलजी की पूरी स्ट्रैटेजी। आईपीओ मार्केट लिस्टिंग जो होने वाली है उस पर थोड़ी देर में एलजी से राय लेंगे 9 बजे भी। आइए तब तक हमारी टीम से भी बात करते हैं आज के खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। नुपुर, अरमान और कुशल हमारे साथ। मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आईपीओ से कॉनकॉर्ड बायोटेक की आज होने वाली है लिस्टिंग। करीबन 25 गुना ये बढ़ते हुए दिखाता तो यहाँ पे रहने वाला है फोकस टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जहाँ पे आईपीओ अलाइ किया था। तो आज आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको मिला है कि नहीं। इसकी जो सब्सक्रिप्शन हुई थी वो करीबन 3 गुना के टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया था। जो साइज था वो 880 करोड़ के आसपास का था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज फोकस में, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो 30 दिन का वो आज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिल सकता है। एक्स डेट के चलते काफी सारे स्टॉक्स रहेंगे। डिविडेंड एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। कोल इंडिया, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी, आरबीएल बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जेएसपीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, कॉनकॉर्ड, पेज इंडस्ट्रीज जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे आज डिविडेंड के चलते आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। कंट्रोल प्रिंट भी आज फोकस में, क्योंकि बायबैक की आज जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है उसका भी एडजस्टमेंट होगा। प्राइस 800 रुपए के आसपास है। टेंडर ऑफर की जगह ये किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट में जो केवाईसी डिटेल्स है उसको अपडेट कराने की आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। यथार्थ हॉस्पिटल रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके नतीजे आते हुए दिखे। कंपनी क्या है देखे तो 40% से बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे करीबन 60% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन भी 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 26% के आसपास आते हुए नजर आए। और मुनाफा भी देखे तो 11 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए दिखाए। पिरामल फार्मा पर भी रखनी है नजर, क्योंकि राइट्स इशू देखे तो करीबन 1.25 गुना टाइम से बढ़ते हुए नजर आया है। इसकी जो डेट्स थी वो कल बंद हो चुका था। 81 के भाव पे राइट्स इशू जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आज आईपीओ ये ओपन होता हुआ नजर आएगा। 18 से 22 अगस्त तक ये खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड देखे तो 151 से 166 रुपीज के आसपास की है और साइज देखे तो 153 करोड़ के आसपास की है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 27.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आईपीओ अपडेट है, तो यहाँ पे आपको रखनी है नजर। और खबरों में सबसे पहले जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो एडजस्टमेंट होने वाले 29 सितंबर से बदलाव हो जाएंगे। एसीसी, नायका, एचडीएफसी, एएमसी, इंडस टावर, पेज इंडस्ट्रीज निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर होते हुए देखेंगे और इनको रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों इंपॉर्टेंट खबरें भी। अरमान, मॉर्निंग बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं। जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप ध्यान रखें, क्योंकि 12 अगस्त से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फुटसी रसल से बाहर होगा। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने लगभग अगर 20 दिन के बाद भी ट्रेडिंग कब शुरू होगी, वो उसके साथ साथ कब से शुरू होने वाली लिस्टिंग डेट जो है इसकी जानकारी अभी तक नहीं देते हुए दिखे हैं। ज़ायडस लाइफ साइंस यहाँ पर कंपनी को एक डॉक्सेपिन के लिए यूएस मंजूरी मिलती हुई देखी है, जिसमें अगर आप देखें अमेरिका में इसके सालाना बिक्री लगभग 360 करोड़ के आसपास की है। बाटा यहाँ पर एडिडास के साथ पार्टनरशिप की खबर पर कंपनी ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए स्ट्रेटेजिक टाइप के अवसर लगातार जो है वो तलाशती रहती है और पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न ब्रांडों के साथ उन्होंने लंबे समय तक जो है स्ट्रेटेजिक टाइप किए भी हैं।
जेन इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल आधार पर प्रमोटर को लगभग 1.6 करोड़ शेयर्स जो है जारी करने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और जो भाव है वो लगभग 46.64 का हो सकता है भाव जो है संभव है, जिसके अगर मौजूदा 12% के आसपास डिस्काउंट पर है। सिद्धार्थी साहब को जो है एमडी और सीईओ के नियुक्त किया है। एनएलसी इंडिया, यहाँ पर कंपनी ने राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो करते हुए दिखे हैं। रेप्रो इंडिया पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 17 अगस्त को जो बोर्ड बैठक में 300 भाव पर लगभग 11 लाख के आसपास शेयर जारी करने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें मधुसूदन केला जी की कंपनी थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड जो है वहां पर लगभग उनको 6.5 लाख शेयर जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है किया गया है। बल्ड डील्स की बात करें, डीबी रियल्टी, जहां पर अगर आप देखिए जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 1.94% हिस्सेदारी जो है यहां पर बेचते हुए दिखे हैं, और ऑथम इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 1.94% हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे। ओके, आपके लिए कुछ बड़ा फंड एक्शन और साथ ही सारी की सारी आज की खबरें। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। एफआईआर मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट्स। मॉर्निंग डी पर 4 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरऑल ट्रेडिंग की बरकरार रखते हुए यहाँ पर टारगेट्स कट किए। 3000 से 2821 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। FY24 से 26 के जो ईपीएस है उसमें भी 6 से 8% तक की कटौती की है। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मार्क टू मार्केट केमिकल स्प्रेड्स, इंटरेस्ट कॉस्ट और नेट डेट यहाँ पर कंसिडरेशन किए गए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ईपीएस कट्स यहाँ पर दिखाए हैं आगे के अनुमान के हिसाब से। पीवीआर आइनॉक्स पर सीएलएसए की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 2015 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये चीज कही है कि 13 अगस्त को यहाँ पर हाईएस्ट एवर एडमिशन पीवीआर आइनॉक्स ने है, और साथ ही जो बिगेस्ट न्यू है कंपनी का वीकेंड के लिए इस बारी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से होता हुआ दिखा है। साथ ही इन्होंने आगे के लिए जो FY24 से 26 के रेवेन्यू और एडमिशंस हैं उसको भी एस्टिमेट्स ये बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक पर रेटिंग बरकरार रखी है। 1190 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। देख रहे हैं कि इस बैंक का पर्टिकुलरली जो ESG रेटिंग्स है वहां पर काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, जो कि कमेंडेबल है। जेफरीज की केबल्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट्स यहां पर 1025 से बढ़ाकर 1270 रुपए के अब इन्होंने कर दिए हैं। बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है हाउसिंग और भारत में जिस तरह से खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही कम्युनिकेशन सेगमेंट भी इनका जो है आगे इस पे, और इसी वजह से यहाँ पर FY24 से 26 के जो वहां पर भी 7 से 8 की है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जहां पर एक्शन भरपूर। फिनोलेक्स केवल इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। लेट्स सी आज स्टॉक पर एक्शन किस तरह का देखने हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी, आप नहीं थे मेरी अनुपस्थिति में। आपकी अनुपस्थिति में नंबर लंबी छुट्टियों पे जब मैं गया था बंसल जी वही जी, तो वो कह रहे हैं एक में जस्ट टू अंडरस्टैंड हैशटैग जस्ट आस्किंग है ना, अगर एक आदमी एक दिन की छुट्टी पे जाए और अगर उसको 8 आदमी अलग अलग बार बार एक ही दिन में बोले छुट्टी पे गए, तो क्या उसे 8 दिन माना जाएगा? 8 दिन की छुट्टी जो इम्पैक्ट होता है आपकी छुट्टी का तो 8 दिन माना जाए। लेट्स आस्क बंसल जी। बंसल बंसल जी, हैशटैग जस्ट आस्किंग, अगर 8 बार पूछा जाए तो उसकी छुट्टी 8 दिन की मानी जाएगी? सुप्रभात अनिल जी। पहले तो सुप्रभात दीपांशु। नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और मैं तो अनिल जी कभी खड़ा करा था कि ये अनिल जी सिर्फ 2 लोग, अनिल जी देखिए, मैंने और कुणाल जी ने तो एक बार भी नहीं बोला कि छुट्टी। अनिल जी 2 दिन के लिए आप गए थे, बीच में फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आ गया, फिर मंडे आप नहीं थे, और वेडनेसडे का शायद किसी को मालूम नहीं। और सबसे सरप्राइजिंगली तो अनिल जी वागले जी, जो कभी कुछ बोलते नहीं है, कल उन्होंने वेलकम भी करा, आपकी छुट्टी पे भी ऑब्जेक्शन करा, 2 लोगों ने करा है। तो मैं और कुणाल जी एक कमेटी का गठन करेंगे और इस पे एक्शन लेंगे। देखो, दोनों एकदम सच्चे आदमी जिन्होंने मेरी छुट्टी पे ऑब्जेक्शन दिया। पूछे दोनों, हाँ, खुद मेरे से ज्यादा लेते हैं और मंडे को छुट्टी पे थे दोनों। मंडे हम समझ में आया। अच्छा, अच्छा, मौके पे चौका मारा है। मैंने सैटरडे संडे पोस्ट डाल दी ना, तो समझ गए कि मंडे क्या हो रहा है। वेरी नाइस। आइए, स्वागत है आप सबका। शुरुआत करें बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, कल मैंने बनाया रिकॉर्ड अनिल जी, मेरे ख्याल से पूरे 2-3 साल में कभी ऐसा नहीं होगा। कल सिर्फ पूरे दिन कमाई पिक दी थी, ना पिक ऑफ द डे, ना कोई चार्ट कॉर्नर। तो आज अनिल जी बहुत काम करने स्टॉक निकाल के लाया हूँ। स्टॉक है टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी है, 844 के अराउंड चल रहा है। 830, 832 अच्छा सपोर्ट है। 832 का सपोर्ट का
32 का टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की राय है। 830 का स्टॉप लॉस, 868 का टारगेट टाटा कंज्यूमर में करें खरीदारी। अगर कमजोर ओपनिंग में नीचे मिले तो कहना ही क्या। आइए स्वागत कुणाल जी का भी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी। देखिए आपकी छोटी आपत्ति नहीं को इस बात पर आपत्ति कि उपहार आप कुछ नहीं लाए और गए भी ऐसी जगह जहां पर अनिल जी कुछ मिलता नहीं कि नहीं। अगर आप कहीं यूएस वगैरह गए होते तो अनिल जी, मैं और राकेश जी लंबी आपको लिस्ट भेज देते हैं। वहां तो कुछ मिलता नहीं है और वहां जो शेर बाग की तस्वीरें हैं वो तो आपने साझा ही कर दी। ऐसी जगह जहां मैं जाता हूं जहां से गिफ्ट लाने का स्कोप हो वो मैं बताता भी नहीं कि मैं फोटो डालता भी नहीं है। सिखाऊं लोगों से, और ये सब सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। अब बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में आज अनिल जी शांति है। बाजार थोड़ा नीचे खुलेगा और एक मेजर लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में आज वेट एंड वॉच कर, तो फिलहाल मेरा नोटा स्वीकार करें अनिल जी। ओहो वाह, एक दिन नोटा कुणाल जी का एग्जाम में ये लोग अभी तक मूड में नहीं बना पाए हैं पूरी तरह से। आइए सिद्धार्थ जी का स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिक ऑफ द डे के लिहाज से। मैं आपको एक ऐसा स्टॉक दे रहा हूं, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। जूम उठने वाला स्टॉक, शॉर्ट टर्म टारगेट्स 1030 1030 और पोजिशनल टारगेट रखने हो तो 1090 का रख सकते हैं, 1090 का। डीआईजीओ इसका प्रमोटर्स है और प्रीमियम लिकर जो है इनकी जो ग्रोथ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में बहुत जोरदार है। जो जिसे कहते हैं प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, वो 80% ऑफ द रेवेन्यू है, मार्जिन 17% परसेंट पे है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि 15% का ग्रोथ आ सकता है कामकाजी मुनाफों में, मार्जिन में FY24 में। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो आईपीएल की टीम है इनकी, इसमें भी एक मुनाफा दिख रहा है, 200 करोड़ का 500 करोड़ की आय है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अच्छा बिजनेस और पीएनए प्रीमियम कैटेगरी में अच्छा ग्रोथ। यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1030, पोजिशनल 1090। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर, ये आज एक्शन में आपको दिख सकती है। खबरें आ रही हैं कि इंडिया यूएस का जो फ्री ट्रेड, यूके माफ कीजिए, इंडिया के बीच जो फ्री चरण में है और वहां से जो प्रीमियम लिखा उस पर भी कुछ ड्यूटी राहत मिल सकती है इस एफटीए के तहत। तो देखते हैं, डियाजो भी फोकस में रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारे बाजार में आपको एक्शन में दिख ही सकता है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है आज, जरा उन पर भी एक बार नजर डालते हैं। बाटा जी, ये आपके रेडार पर हो या कवरेज पर हो तो जरा बताएं इसके बारे में। कुछ खबरें चल रही थी एडिडास के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई है जहां पर उन्होंने आउटराइट डिनाई नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार टाइप्स के अवसर तलाशते रहते हैं। पहले भी कई सारी कंपनीज के साथ, ब्रांड्स के साथ हमने टाइप्स किए हैं, तो डिनाई नहीं किया है उन्होंने रिपोर्ट को, ना ही एक्सेप्ट किया है कि हम लगा। देखिए दीपांशु, हमारे इस पे कवरेज तो नहीं है, बट हाँ ये अगर टाइप होता है एडिडास के साथ तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है बाटा के लिए। वैसे पिछले उन्होंने कई टाइप्स किए हैं ग्लोबल ब्रांड्स और से बाटा डेफिनेटली फुटवेयर स्पेस में बेहतरीन है। अगर पूरे स्पेस में देखा जाए वॉल्यूम्स में ऑफ कोर्स थोड़ी पिछले क्वार्टर के जो नतीजे थे वो थोड़े से वीक के साइड में थे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने ले रखा फुटवेयर की कंपनी अगर ले रखा है तो 3 से 6 महीने के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए। बट चार्ट पर कुणाल जी आपसे भी राय लेना, डिनाई जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर एक अंडर परफॉर्मेंस देखी और आज हमने वापस से एक रिवाइवल आता है कि एक क्रिटिक पर है 1770 के आसपास। यही लेवल्स कल का इंट्राडे हाई भी है, तो ये पार हो गए डिसाइसिवली और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो आपको चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि आपको 1850 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। तो कुल मिलाकर चार्ट मजबूत है, बस 70 हो तो 1775 ये अगला लेवल है। अगर स्टॉक इसे क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से मूव आती हुई दिख सकती है। तो बाटा डेफिनेटली आपके रहना
रेडार पर रहना चाहिए आपके लिए साउथ इंडियन बैंक भी। यहाँ पर आरबीआई ने पीआर शेषाद्री साहब को एमडी एंड सीईओ दी, एमडी रह चुके हैं सिंगापुर ब्रांच के 1 अक्टूबर 2023। वैसे रिसेंटली एक अच्छा रनअप था, उसके बाद थोड़ा रेंज में कोई व्यू इस पर सर? इसका टेक्निकल इनफैक्ट टेकिंग है डिलीवरी के हिसाब से अगर देखें तो 19 रुपए 50 एकदम परफेक्ट, मतलब कि टेक्स्ट बुक वाला स्टॉप लॉस बैठता है। 19 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड है, साथ में खरीदारी की राय है और टेक्निकली मुझे लगता है 24.5 के लेवल्स यहाँ। ओके, साउथ इंडियन बैंक जहां पर रखनी है नजर। मुझे याद है अनिल जी, हमारे भी रेडार पर रहा है, आपने भी करी थी था कि लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर बेसिस पर भी अब ये कैंडिडेट हो सकता है। इनफैक्ट मुझे 9 दिसंबर को आपने ये तक के आपने थोड़े पोजीशनल हाँ, उस समय तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है साउथ इंडियन बैंक के लिए। और जो चार्ट पर बंसल जी एकदम सही बोल रहे हैं, मैं आज इसको स्टॉक ऑफ द डे में देने के मूड में। अच्छा, मुझे पता है गैप से खुलेगा, 5-7% ऊपर ही खुलने वाला है, मौका नहीं मिलेगा, तो फिर शायद मौका मिले ना मिले। और दूसरा मार्केट थोड़ा सा ढीला है, ये ऊपर के लेवल पे लेगा। बट जो शेषाद्री बैंक में भी रह चुके, सिटी बैंक में भी रह चुके हैं और अच्छा रिकॉर्ड एक्चुअली, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है इनके काम आए, तो मुझे लगता है इस पे बैंक चलेगा आज ही। समझ गया। साउथ इंडियन बैंक के लिए अच्छी खबर है ये।